तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने की कंपनी है। कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है और एक अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी पिछले 5 साल के फाइनेंशियल भी हम चेक करेंगे, इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह पिछले 5 साल में कैसी ग्रोथ आई है उसके बारे में हमें नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम आज की डेट में पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब सबसे बात करते हैं कंपनी के पूरे बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। तो बात करें आरती इंडस्ट्रीज़ की, तो उसमें बात की थी कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम करती है और कंपनी एक स्पेशलाइज कंपनी है बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स बनाने की। और ये कंपनी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करती है, यानी कि सारा ही काम रॉ मटेरियल फिनिश गुड बनाने का सब कंपनी खुद ही करती है। और कंपनी हाई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ काम करती है, यानी कि लो कॉस्ट में सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। फिर बात करें तो अभी कंपनी के पास में जो मार्केट में अवेलेबल है वो 100+ प्रोडक्ट्स कंपनी के अवेलेबल हैं और 1100 से ज़्यादा कंपनी के पास में कस्टमर्स हैं, डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मिला के। और अभी कंपनी 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना माल एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के पास में 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 11 उसके पास में जो है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट हैं, तो कंपनी पोल्यूशन भी कम करती है। 6000 ज़्यादा कंपनी एम्प्लॉइज़ हैं और कंपनी से 2 स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर है, तो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा करती है और उसी से कंपनी मेनली अच्छे प्रोडक्ट भी डेवलप कर पा रही है। उसके बाद में कंपनी 5 को जनरेशन पावर प्लांट्स भी होल्ड करती है। तो खुद के पावर प्लांट्स हैं, तो अपनी फैक्ट्रीज़ की जो पावर सप्लाई है वो आराम से उनको मिलती है और खुद ही अपना पावर जनरेशन करके अपनी काम भी कर लेती है। फिर बात करें तो कंपनी खुद तो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह सारी करती है, उसके कंपनी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की हुई है। उसमें कंपनी आउटसोर्सिंग करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करती है दूसरी कंपनी के साथ में और ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम भी कंपनी करती है। तो हर तरीके से कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस होल्ड करती है। उसके बाद की कंपनी के मार्केट पोजीशन की, तो कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है वो टॉप प्लेयर है और टॉप 3 की पोजीशन कंपनी होल्ड करती है क्लोरिनेशन में और नाइट्रेशन में। तो ग्लोबली नंबर 3 कंपनी इन दोनों कैटेगरीज में और टॉप 2 कंट्री कंपनी हाइड्रोजनेशन में, तो काफ़ी अच्छा मार्केट पोजीशन कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी की जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कंपनी केमिकल्स यूज़ होते हैं। उसमें टेक्सटाइल एंड फैब्रिक है, पेंट है, मेडिसिन, एयर फ्रेशनर, एग्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड रिफाइनरीज, इन सब जगह कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं यूज़ होते हैं और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब सारी इंडस्ट्रीज से कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन आता है। एनर्जी से कंपनी को 34% का रेवेन्यू आता है, एग्रोकेमिकल से 21% है, डाइज एंड पिगमेंट से 12% है, फार्मास्यूटिकल 9% और होम एंड पर्सनल केयर से 6%। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि एक ही इंडस्ट्री में उसके प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो जितनी भी इंडस्ट्री में कंपनी कैटर कर रही है थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू सब जगह से आता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही इंडस्ट्री में डिपेंडेंसी है, अच्छे से डाइवर्सिफाइड कंपनी रेवेन्यू है। फिर बात करें तो कंपनी इंडिया में काम करती है और एक्सपोर्ट भी कंपनी काफ़ी अच्छा करती है। बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को एक्सपोर्ट से 52% रेवेन्यू आता है और डोमेस्टिक सेल से कंपनी को 48% में आता है। जिसमें बात की कंपनी 60 ज़्यादा कंट्रीज में काम करती है, तो कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी को नॉर्थ अमेरिका से 10% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 6% है, मिडिल ईस्ट और एशिया से कंपनी को 18% का रेवेन्यू आता है और बाकी जो अदर कंट्रीज है एशिया की वहाँ से 9% और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9% का रेवेन्यू आता है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। 48% इंडिया का हो गया और बाकी जो 52% एक्सपोर्ट है वो भी अलग अलग कंट्रीज़ में है। तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के बात करें तो ज्योग्राफिक रेवेन्यू में दिखाई दे रहा है। फिर बात करें कौन कौन से अच्छे कस्टमर्स हैं जिनको अपना कंपनी माल बेचती है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूजर्स ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के हैं। तो उसमें BASF है, ड्यू पॉइंट है, उसके बाद करें तो HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम है। इस तरह की सारी कंपनियां इनके जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करती हैं और दूसरी केमिकल कंपनीज UPL वगैरह हैं वो भी इनसे माल खरीदते हैं। तो अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट होंगे तभी ये सारे लोग इनसे अपना जो माल वगैरह खरीद रहे हैं। फिर बात करें कंपनी के R&D इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अभी कंपनी से बात की थी हमारे पास 2 R&D सेंटर हैं, एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में। और यहाँ पे कंपनी के पास में 250 लोगों की टीम है जो काम करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसमें से 19 लोग जो है वो PhD होल्डर्स हैं। तो काफ़ी अच्छा सेटअप कंपनी किया हुआ है और अभी कंपनी उसमें पाइपलाइन में 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो कंपनी इसको रिसर्च का काम कर रही है और इसमें से 50% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम लॉन्च होंगे इंडिया में जब ये डेवलप हो जाएंगे। उसके अलावा कंपनी 15 से ज़्यादा पेटेंट ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है और 10 पेटेंट जो है वो उसके ऑलरेडी अप्रूवल भी आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम कर रही है।
फिर बात करें कंपनी की अभी बिजनेस अपडेट की, तो अभी क्वार्टर 1 में 2025 के कंपनी ने जो है आरती इंडस्ट्रीज ने और यूपीएल ने एक जॉइंट वेंचर करा है। 50-50 की पार्टनरशिप में कंपनी जो है एक नई कंपनी बनाएगी। उसके थ्रू कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करेगी। इसलिए कंपनी जो है 300 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रही है और आने वाले 2-3 साल के अंदर कंपनी को वहाँ से जो है वो सप्लाईज भी आना शुरू हो जाएंगी और कंपनी 400 से 500 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू और जनरेट वहाँ से कर लेगी। तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू उसको इंक्रीज करने की कोशिश भी कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 43% शेयर हैं, एफआई के पास में कंपनी के 10% शेयर हैं, डीआईज ने भी इसमें 18% का स्टेक लिया हुआ है और पब्लिक के पास में इस कंपनी के 29% शेयर है। तो लगभग सभी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और काफ़ी अच्छे अमाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ है। एफआईडीएस की बात करें तो 28% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, 29% पब्लिक और 43% प्रोमोटर्स के पास में है। तो अच्छा खासा पैसा सभी लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कुल बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। एक लीडिंग कंपनी है, काफ़ी सारी चीज़ों में कंपनी टॉप 2 और टॉप 3 की ग्लोबली पोजीशन होल्ड करती है। तो अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्रोफाइल कंपनी का हमें दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी के रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी थे 4000 करोड़ के आसपास में और पिछले 5 साल देखें तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। 2023 में 6600 करोड़ के आसपास आगे और 2024 में देखें तो यहाँ पे थोड़े से कम हो गए, लेकिन फिर भी 6400 करोड़ के आसपास अभी कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज कर लिए हैं अपने। तो काफ़ी अच्छे से पिछले 5 साल में कंपनी में ग्रोथ आई है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले 2 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्जिन वो काफ़ी कम हो गया है। 2022 में 28% के आसपास भी आ गया था, लेकिन देखिए 2023 और 24 में 16% और 15% का आ गया। और 28% और 15% कंपेयर करें तो एक तरीके से आधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हो गया है। तो उस वजह से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इफेक्ट आया है। ऐसी कंपनी नेट प्रॉफिट देखें तो 550 करोड़ के आसपास 2020 और 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था। 2022 में क्योंकि सेल्स भी इंक्रीज हुई और मार्जिन काफ़ी अच्छा था तो 1200 करोड़ के आसपास भी कंपनी का प्रॉफिट आ गया। लेकिन पिछले 2 साल देखें तो वही 550-400 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉफिट कंपनी का बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि मार्जिन काफ़ी श्रिंक हो गए। तो वो एक कंसर्न है कंपनी के साथ में। तो कहने की कंपनी की इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी, मार्केटिंग कॉस्ट है, सब चीज़ें और कॉम्पिटिशन भी कंपनी को हाई इसमें मिल रहा होगा, तभी कंपनी का मार्जिन यहाँ पर श्रिंक हुआ है। फिर बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में है। एक बार भी कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं रख पाई है। इसका क्या मतलब है कि बार बार कंपनी को जो पैसा है वो अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो उसको वापस री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में करना पड़ रहा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए। अब फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, तो इसे नाम से पता लग रहा है फ्री कैश फ्लो, यानी कि ऐसा पैसा जो फ्रीली अवेलेबल है एक कंपनी पास में, जो भी उसको अपने खर्चे करने थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वर्किंग कैपिटल है, सब उसके हो गया और ये पैसा उसको फ्रीली अवेलेबल है। तो वही एक असली कमाई होती है बिजनेस की, जिसको एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर अपने घर लेके जा सकते हैं। जैसे आम भाषा में बात करें, एक कंपनी मान ली, एक बंदे ने मान ली कोई छोटा बिजनेस है उसका, उसने 1 लाख रुपए का माल बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, 1,20,000 उसके पास आगे, लेकिन उसको बिजनेस बढ़ाना है तो वो पैसा घर नहीं लेके जा सकता, वो बार बार उसको पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक तरह से अभी एक्चुअल कंपनी की उस तरह से कमाई नहीं है जो होनी चाहिए। तो नेट प्रॉफिट तो कंपनी के पास में है, लेकिन बार बार वो पैसा उसको रीइन्वेस्ट करी, तो फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। और जो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है, बार बार उसको बस वो रीइन्वेस्टमेंट लगी रहती है। एक स्टेबल अभी बिजनेस कंपनी का नहीं है, एक स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी जो एक्चुअल होनी चाहिए वो कंपनी नहीं है। उसके बात करें डिविडेंड की, तो अभी छोटी कंपनी है, थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी पेमेंट करती है 10-12% का, लेकिन वही बात है फ्री कैश फ्लो है नहीं, सब चीज़ नहीं है, तो इसलिए कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट भी नहीं करती है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशो की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है इन सारे पैरामीटर में। ये हमें ये बताता है कि कंपनी ने अपना पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट लोन कितना लिया है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा आता है और उसका जो पैसा है वो भी उसको बिजनेस में निकाल के थोड़े टाइम में वापस करना पड़ता है। तो उस वजह से कंपनी हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। और ऐसा ही इस कंपनी के साथ है, कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.61, यानी कि 61% कंपनी ने जो है लोन लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो हाई डेट कंपनी होल्ड करती है। 0.5 से ज़्यादा अगर कंपनी का डेट बाय इक्विटी किसी भी कंपनी का होता है तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। उसके साथ साथ बात करें तो इंटरेस्ट कवर रेशियो अगला पैरामीटर होता है जो चेक करते हैं जो भी कंपनी डेट होल्ड करती है। इंटरेस्ट कवर रेशियो मतलब कितना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो उसको हर साल पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि 10 गुना है, 5 गुना है, कितना पैसा है। तो यहाँ देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो भी खास नहीं है, 3 टाइम्स का कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो है, जबकि 5 या 6 गुना पैसा होता है, यानी कि 5-6 साल का पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। अगर कोई बिजनेस में दिक्कत भी आएगी तो कंपनी आराम से इंटरेस्ट तो एटलीस्ट पेमेंट कर ही लेगी। लेकिन यहाँ देखें तो सिर्फ 3 टाइम्स का कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो है। तो कंपनी हाई डेट भी होल्ड करती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी उसको अवेलेबल नहीं है अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। तो डेट के हिसाब से एक हाई रिस्क की कंपनी है।
फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर का सिर्फ 8% का रिटर्न इक्विटी आया क्योंकि मार्जिन कंपनी कम हो गए उस वजह से, और पिछले 5 साल की भी बिल्कुल मार्जिनल है 16% कंपनी का ROE आ रहा है, जबकि 15% मिनिमम चाहिए होता है हमें, तो 16% पिछले 5 साल का एवरेज। लेकिन हमने देखा पहले कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो काफ़ी अच्छा था, अब वो कम हो गया है, इसलिए कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी कम हो गया। तो कुल मिलाकर बात करें सारे पैरामीटर की, तो कंपनी ने अपनी सेल्स तो अच्छे से इंक्रीज करी है, लेकिन मार्जिन काफ़ी श्रिंक हो गए हैं और कंपनी हाई डेट भी होल्ड करती है। उस वजह से बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंपनी की नहीं है, मार्जिन कम है और लोन ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसको इंटरेस्ट का बर्डन और सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कंपनी का ROE वगैरह भी ठीक नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, बस ठीक ठाक फाइनेंशियल कंपनी होल्ड कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है, उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। अगर आप खुद से भी जानना चाहते हैं किस तरह से हम DCF का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि किस तरह से मैं कंपनी की वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं कंपनी की फ्री कैश फ्लो की। जो हमने कंपनी का भी फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, कभी कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। तो फ्री कैश फ्लो से बात करें तो एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है, या बात करें तो अभी कंपनी कोई भी वैल्यूएशन उस हिसाब से नहीं हो सकती है। तो अब इस कंपनी को हम प्राइस बाय बुक वैल्यू और प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से चेक कर लेते हैं कंपनी का क्या डेटा में दिखाई दे रहा है। उसके लिए पहले बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 474 रुपीज़, तो 474 रुपये पर इक्विटी शेयर में कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और इस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो 40 के आसपास आ रहा है। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की भी एवरेज 40 के आसपास की है, और प्राइस बाय बुक वैल्यू कंपनी का आ रहा है 3 का, और इंडस्ट्री की जो प्राइस बुक वैल्यू वो 4 की है। तो उस हिसाब से बात करें तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से कंपनी फेयर प्राइस पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। तो अगर हम फ्री कैश फ्लो को छोड़ देते हैं, उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यू हो गई, तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चेक करें तो उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। मतलब हमें मार्जिन सेफ्टी नहीं मिल रही, यानी कि पूरे पैसे देके हमें शेयर खरीदने पड़ेंगे जो उसकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से, वो भी प्रॉफिट के हिसाब से, ना कि फ्री कैश फ्लो के हिसाब से। तो उस हिसाब से बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन ये कंपनी नहीं लग रही है। जैसे बात की थी कंपनी का बिजनेस फाइल तो ठीक है, R&D वगैरह सब कंपनी की ठीक है, लेकिन बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल भी होल्ड नहीं करती है। कंपनी फ्री कैश फ्लो तो है ही नहीं, उसकी बात हमने कर ली है। उसके अलावा कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या सेल्स भी इंक्रीज नहीं हुआ है। हाई डेट भी कंपनी होल्ड करती है, इंटरेस्ट का रेशियो कुछ खास नहीं था, वो भी हम चेक किया। और ऐसा भी नहीं कि फ्यूचर बहुत बड़ी कंपनी का, कोई ऐसा सेक्टर में कंपनी काम करे जहाँ बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, एकदम से सेल्स इंक्रीज होंगी नहीं, जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है वैसे चलने वाला है। तो ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी हमें रिस्की दिखाई दे रही है और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी नहीं पता, तो उस कंपनी को हम पूरे प्राइस या ओवर प्राइस पे खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है। हाँ, अगर इसके शेयर प्राइस 250 रुपये 300 के आसपास मिल जाए तो ठीक है, फिर भी कहें ठीक है सस्ती कंपनी मिल रही है तो थोड़ा बहुत एलोकेशन ले सकते हैं। अदरवाइज बात करें तो अभी सही समय नहीं है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन वो बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है, कैसा फ्यूचर कंपनी का लग रहा है, क्या आपको वैल्यूएशन लग रही है, थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए फिर डिसाइड कीजिए आपको हमसे इन्वेस्ट करना नहीं करना। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपके साथ शेयर कर लिया है। लेकिन वो बात है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल में बात करें तो कंपनी के बारे में जो भी डिटेल थी सारी आपको दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।